Hello all, welcome to the continue video for chapter number 5 part 2 and also welcome to my channel Crystallized Science. So as we have seen that there are two types of organism based on the quantity of the cell. That is, if there is one cell then it's unicellular organism, but if there is more than one cell then it can be defined as multicellular organism. But the question remains or the arises is that how does these organisms survive in the environment, or how this organism performs their basic life functions to survive. This is the main question, right? So see, unicellular organism is having only one cell. How can they survive? We can consider that multicellular organism may be having more than one cell, so they can do their life activities easily. But how can unicellular organism perform their activities? That will be answered in this video. Okay, so let's begin. See, how does living cell performs basic life functions? We know that division of labor is common for multicellular organisms like humans. देखो डिवीजन ऑफ लेबर है वो बहुत ही एक कॉमन चीज है जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन है, एनिमल से उसमें होने वाला डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन का मतलब क्या? कोई भी एक काम है उसको डिवाइड करना, ठीक है, उसको हम डिवीजन बोलते हैं. डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या? एक काम का डिवीजन करके वो एक काम एक पर्टिकुलर व्यक्ति और एक पर्टिकुलर सेल कर सकता है, एक पर्टिकुलर पार्ट कर सकता है, उसको डिवीजन ऑफ लेबर. जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, हार्ट है वो पंपिंग करेगा ब्लड का, तो वो ब्लड का पंपिंग करेगा, यही तो कारण है कि ब्लड है वो पूरे शरीर में पहुंच जाता है. सेम स्टमक क्या करता है? वो सिर्फ फूड है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, वो कभी विजनरी काम करता नहीं है. सो द वर्क इज असाइन्ड टू अ डिफरेंट पार्ट फॉर अ डिफरेंट फंक्शंस. दिस इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर विच इज टू कॉमन फॉर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, हाथ का काम पैर नहीं करता है, नाक का काम आंख नहीं करता है. ठीक है, ओके. सिमिलरली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आल्सो कंडक्ट्स डिवीजन ऑफ लेबर थ्रू सेल ऑर्गेनिज्म. तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी डिवीजन ऑफ लेबर प्रोसेस अंडरगो करते हैं अपने अंदर. तो एक ही सेल है, उसके अंदर कई सारे पार्ट्स होते हैं जिसका नाम है सेल ऑर्गेनल्स. वो अपना बेसिक फंक्शन कैसे करते हैं? सेल ऑर्गेनल्स. जैसे आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, वो सब हम डिटेल में ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो अ सेल इज एबल टू लिव, मतलब वो जी पाता है, एंड परफॉर्म, मतलब कि कोई भी फंक्शंस को परफॉर्म कर पाता है. हाउ? थ्रू सेल ऑर्गेनल्स. ओके, एंड आई हैव गिवन सम एग्जांपल लाइक रफ ईयर, स्मूथ ईयर, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, ये सब उसके एग्जांपल्स हैं जिसका फंक्शन अलग अलग होता है, जो एक ही सेल के अंदर होता है. जैसे कि आप अमीबा कंसीडर करो तो उसमें सब सेल ऑर्गेनल्स भरे पड़े होंगे. ठीक है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाता है, डाइजेशन भी हो जाता है, एक्सक्रीशन भी हो जाता है, सब लाइफ प्रोसेस हो जाती है. राइट? इट्स क्लियर टू यू? ओके. नाउ सी, cell is made up of three parts, that is plasma membrane, cytoplasm and nucleus. You can see in the center of the cell there is a nucleus. You can see this round portion, that is known as nucleus. राइट? सभी न्यूट्रिशन है वो बाहर से आके न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे. ठीक है, और जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ से आके वापस बाहर चला जाएगा. ठीक है, ये जो बीच वाला पोर्शन है, द इंटरमीडिएट पोर्शन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, दिस पोर्शन दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म. ये एक ऐसा एरिया है कि जिसमें सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. सेल ऑर्गेनल्स मतलब अभी मैंने बात की जैसे कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ER दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, बोथ टाइप्स. राइट, वो सब चीज़ें इसमें होती है. गोल्गी एपरेटस आपको याद होगा, ये सब कुछ आपने पढ़ा था. राइट, आगे द बाउंड्री और द एंट्री पॉइंट ऑफ एनी ऑफ द फॉरेन मटेरियल विल टेक प्लेस फ्रॉम दिस मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, ये एक एंट्री पॉइंट है, आप देख सकते हो. ये बाउंड्री जो पेरिफेरी है पूरे सेल की, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंट्री और एग्जिट पॉइंट यहाँ से होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. एंट्री मतलब कोई भी न्यूट्रिशन अंदर आता है या भी कोई भी वेस्ट मटेरियल बाहर जाता है, ये दोनों चीज़ किससे होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होगी. ओके, क्लियर एवरीवन? नाउ वी विल सी व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या एक्चुअली? Okay, now let's see the next
प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मत बोलना, कि न्यूक्लियर के जो बाहर का कवरिंग है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको पूरे सेल का मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल विच अलाउज एंट्री और एग्जिट, मतलब अंदर आने देता है या बाहर जाने देता है, ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल है, मतलब बाहर की एक लेयर है जो कोई भी चीज को अंदर आने देगा, जो जरूरी चीज है उसको ही अंदर आने देगा, और जो भी काम की चीज नहीं है उसको वो बाहर भेज देगा। सो इट इज अलाउइंग द एंट्री एंड एग्जिट, राइट, ऑफ द सेल। जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, इट आल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, मतलब अंदर के जो सेल ऑर्गेनल्स है उसके लिए ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, और वो ये सेल ऑर्गेनल्स है उसको अंदर ही बाउंड करके रखता है, जिसके कारण वो बाहर ना चला जाए, या मूवमेंट है उसको प्रिवेंट करके रखता है, वही बाउंड। समझ में आ रहा है? इसलिए उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन है, उसको आप ऐसे बोल सकते हो, इट इज गार्डिंग द सेल, राइट। व्हाई आई एम टेलिंग इट इज गार्डिंग द सेल, बिकॉज इट इज द अलाउइंग एंट्री और एग्जिट फॉर द सेल, दैट्स ऑल। तो इसलिए मैंने लिखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अलाउइंग एंट्री ऑफ फूड एंड इट इज डिस्पोजिंग वेस्ट आउटसाइड, और इट इज एग्जिट, it is making waste material or disposing waste material outside the cell. Okay, clear? Now see, as I have told you that there is entry and exit of some substance through plasma membrane, मतलब कि थोड़ी बहुत सब्सटेंस है वो अंदर आएगी और जो काम की चीज नहीं है वो सब बाहर चलेगी, पर ये होगा कैसे? So the question is how movement of substance takes place in cell. सेल के अंदर सब्सटेंस बाहर जाएगी और अंदर आएगी कैसे? चलो देखते हैं। सी गैसियस स्टेट वाला जो भी चीज है, क्योंकि गैसेस है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, दे कैन मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव हो सकते हैं, मतलब उसके ऊपर से जा सकते हैं या से बाहर निकल सकते हैं या अंदर भी आ सकते हैं। कौन सी प्रोसेस से? डिफ्यूजन से। अब ये डिफ्यूजन प्रोसेस है क्या? मैंने नीचे लिखा है, इट्स अ डेफिनेशन, यू कैन नोट इट। स्पॉन्टेनियस, मतलब अभी के अभी मूवमेंट होगी सब्सटेंस। क्यों मूवमेंट होगी? क्योंकि कुछ डिफरेंस आया, इसका डिफरेंस आया, पॉपुलेशन का डिफरेंस आया, कंसंट्रेशन का डिफरेंस आया। समझ में आ रहा है, राइट? सो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस from higher concentration to lower concentration. higher का मतलब एक जगह पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और lower concentration का मतलब एक जगह पे पॉपुलेशन बहुत कम है, राइट। सो concentration difference आया, उसके कारण ही एक मूवमेंट डेवलप होगी सब्सटेंस की सेल के अंदर, जिसके कारण वो चीज बाहर जाएगी या अंदर आएगी। कैसे होगा? हम दो केस देखेंगे। एक में कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल रहा है, बिकॉज फॉर द सेल कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट मटेरियल, सो इट मस्ट बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द सेल, राइट। सो फर्स्ट वी विल सी एक्सक्रीशन प्रोसेस, और दूसरी चीज हम देखेंगे कि कैसे ऑक्सीजन कैसे वो अंदर आता है। सो लेट्स स्टार्ट। सी, इसमें आप देख सकते हैं एक सेल है, सेल के बीच में न्यूक्लियस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एज यू कैन सी। कार्बन डाइऑक्साइड की पॉपुलेशन देखो सेल के अंदर बहुत ज्यादा है, CO2 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 CO2, approximately many molecules are there of carbon dioxide। बाहर आप देखो, बाहर के एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सेल के बाहर आप देख सकते हो बहुत ही कम कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्या हुआ? कंसंट्रेशन डिफरेंस आया, यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ पॉपुलेशन कम है। क्या होगा? इट विल फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो धीरे धीरे बाहर चले जाएगा, राइट। सो एक्सक्रीशन प्रोसेस हुई, राइट। इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो इसने क्या किया? अपने सब मॉलिक्यूल्स को धक्का मार के बाहर निकाल दिया। सेम ये सेल को चाहिए क्या? ऑक्सीजन चाहिए, राइट। सो सेल विल बी ट्राइंग टू हैव लो कंसंट्रेशन। अगर सेल में ऑक्सीजन का मात्रा कम हो गई और वही ऑक्सीजन का पॉपुलेशन या मात्रा है वो बाहर बढ़ गई, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है, इट इज हाई कंसंट्रेशन। तो अब क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से फिर से क्या होगा? वो लोअर कंसंट्रेशन में सभी ऑक्सीजन है वो आते रहेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एंड। सो इन दिस वे डिफ्यूजन प्रोसेस टेक प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। पर दोनों में देखो, इसमें हमें ऑक्सीजन चाहिए फॉर द सेल्यूलर एक्टिविटीज,
इसलिए क्या हुआ, बाहर से ऑक्सीजन हमने लिए, सो इट इज एक्सेप्टेड। तो देखो इसके पहले मैंने लिखवाया था इट ग्रांट्स द परमिशन फॉर सम ऑफ द सब्सटेंस। याद है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तब कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री परमिट नहीं करेगा, वो सब कंट्रोल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही होगा। वो कब करेगा, एग्जिट कंट्रोल कब करेगा, जब को कुछ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस दिखाई देगा कि अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ गया है, तब उसको बाहर डालना है तो क्या करना पड़ेगा, डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, ठीक है ना। बाहर का कॉन्सेंट्रेशन की राह देखनी पड़ेगी कि बाहर की कॉन्सेंट्रेशन कब कम हो और अंदर की कॉन्सेंट्रेशन कैसे ज़्यादा हो, तो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड के सब एटम्स है वो बाहर चले जाएंगे। सेम वे इसको किसकी राह देखनी पड़ेगी, ऑक्सीजन चाहिए तो सेल को राह देखनी पड़ेगी कि अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स है जो भी ऑक्सीजन ले रहे हैं उसमें अमाउंट कम हो गया है, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन, तब वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से एक्सेप्ट कर पाएगा। समझ में आ गया। Now see, as we have noticed that gaseous substance will follow the law of diffusion, that is the flow from high concentration to low concentration. Same way water will also obey law of diffusion. पानी है वो भी law of diffusion को फॉलो करने वाला है, मतलब फ्लूइड वाली जो भी सब्सटेंस है वो भी लॉ ऑफ डिफ्यूजन फॉलो करेगी। मतलब कि कोई भी चीज़ है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में फ्लो होने वाला लॉ है, उसको लॉ ऑफ डिफ्यूजन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल। ओके, नाउ व्हाट हाउ डज वाटर फॉलोज लॉ ऑफ डिफ्यूजन, बाय विच प्रोसेस, दैट इज ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सब चीज़ को एंट्री या एग्जिट होने नहीं देगा, थोड़ी बहुत ही चीज़ को एंट्री एग्जिट होने देता है। जैसे कि आप वाटर फिल्टर करने के लिए वाटर फिल्टरिंग नेट्स यूज़ करते हो जो फनल शेप में होती है, वो डस्ट पार्टिकल को परमिट नहीं करता है पर पानी को परमिट करता है। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन विच अलाउज सम अमाउंट ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल टू पास थ्रू इट एंड इट ब्लॉक्स some particle. Okay, so the movement of water through selectively permeable membrane उसको osmosis बोलते हैं, ठीक है। और osmosis के अंदर भी law of diffusion follow होता है। See, what is osmosis? See, osmosis is passage of water from region of higher water concentration, मतलब एक पानी जो बहुत ही ज़्यादा concentration में है, ठीक है, through a semi permeable membrane to a region of lower water concentration। मतलब कि osmosis है वो होगा कब, जब कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस हो, मतलब कि हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन हो और लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन हो। और फ्लो कैसे होगा, एक मीडियम जिसमें हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ से वो जाएगा दूसरे मीडियम में जहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है, पर उसके बीच में होना क्या चाहिए, ये वाली चीज़ होनी चाहिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो जाना चाहिए। तभी हायर कॉन्सेंट्रेशन से पानी जाएगा लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगा, थोड़ी बहुत चीज़ को अलाउ करेगा, थोड़ी बहुत चीज़ को अलाउ नहीं करेगा, राइट। माइक्रोन मतलब कि माइक्रोमीटर स्केल में होगी वो वाली चीज़ को वो अलाउ करेगा, बाकी अलाउ करेगा नहीं, ठीक है। नाउ दिस ऑस्मोसिस इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, मतलब कि हमें पानी की मूवमेंट करवानी है, क्योंकि कई सारी सब्सटेंस की मूवमेंट है वो पानी से होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक सेल को वाटर वाले मीडियम में रख देंगे, कोई भी एक सेल को पानी वाले मीडियम में रख देंगे, एंड वी विल ट्राई टू फाइंड हाउ ऑस्मोसिस टेक प्लेस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, व्हिच आर देयर वी विल डिस्कस। So in order to give you idea about the 3 cases of osmosis, I have drawn some diagrams over here. I have taken one beaker, as you can see in this beaker the water level which I have taken is more than that of cell, right? In the second case I have taken a beaker in which the water level is same as that of the cell, and in the third case I have taken a beaker in which there is a too less amount of water but there is more water inside the cell. So these 3 cases we will discuss. Okay, so let's begin with our first case. See, water around the cell or around the cell means पानी का मीडियम जो बीकर के अंदर है बहुत ज़्यादा, मतलब पानी का लेवल बहुत ज़्यादा, वाटर लेवल इज टू मच outside the cell. So what will happen?
Second case, that is if medium has same water concentration, तो water concentration same है, इतना बाहर उतना ही अंदर, तो पानी flow होगा? No, because there is no concentration difference. Then how can a water flow? There will be no diffusion process, right? There will be no law of diffusion following for this case, right? So such solution is called isotonic solution. ऐसे वाले solution का नाम है isotonic solution. Why? Because there is no water flow from medium to cell or cell to medium. तो इसमें ऑस्मोसिस होने वाला ही नहीं, याद रखना, इसमें ऑस्मोसिस नहीं हुआ. ऐसे वाले सॉल्यूशन का नाम है आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट टॉपिक है, देखो वाटर फ्लोज आउटसाइड, ऐसे नहीं लिखा, ऐसा क्यों लिखा है? ये इसका टोटली कन्वर्स केस, मतलब रिवर्स केस. आप देखो सेल के अंदर बहुत सारा पानी भरा पड़ा है, ठीक है, पर बाहर तो पानी ही नहीं, और क्या हो सकता है? जो सेल के अंदर का पानी है वो क्या करेगा? वो बाहर जाने की ट्राई करेगा. सो द वाटर विल फ्लो आउटसाइड फ्रॉम सेल टू द मीडियम. दैट इज वाटर मीडियम इन द बीकर. सो इफ मीडियम हैज लोअर concentration than that of the cell, then water will move from cell to the medium. Such solution is named as हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ऐसे सॉल्यूशन का नाम है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. तो आप बोलोगे कि सर इसमें ऑस्मोसिस हुआ किसका? दो केस में ऑस्मोसिस हुआ, एक यहाँ पे ऑस्मोसिस हुआ और एक यहाँ पे ऑस्मोसिस. अब क्वेश्चन निकल के ये आता है कि ये कब होगा? ये कभी भी हो सकता है, कभी भी पानी अंदर बढ़ सकता है, राइट? इट डिपेंड्स कौन सी चीज आप डिसॉल्व करना चाहते हो, कौन सी चीज आपने अंदर रखी. और इसका एग्जांपल आपने जनरली देखा है, राइट? इफ यू आर सोकिंग योर ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि रेजिन, जो द्राक्ष होती है, तो आप अगर पानी में ओवरनाइट रखते हो तो वो रेजिन है उसकी साइज ऐसे बड़ी हो जाती है, तो बाहर का जो पानी है वो अंदर चला जाता है, राइट? एंड व्हेन वी ईट सच रेजिन, देन वी विल फाइंड दैट आफ्टर द ब्लास्ट लॉट्स ऑफ वाटर कम्स अप, राइट? सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो हम डे टू डे लाइफ में भी फॉलो करते हैं. होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल. एंड इफ यू फाइंड दैट दिस वीडियो इज रियली नॉलेजफुल, then do share it to your friends or the students of class 9.